सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। बिजली का जो क्राइसिस है वो देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। हर महीने 2 महीने बाद किसी एडजस्टमेंट तो कभी किसी और बहाने अवाम पर बिजली की जो कीमतें वो बढ़ा दी जाती हैं। अब एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि समाही एडजस्टमेंट के तहत कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.74 पर यूनिट महंगी कर दी गई है। इस इजाफे से सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। दुनिया भर में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ताहाल बिजली की पैदावार के लिए दरामदी तेल और गैस पर डिपेंड करता आ रहा है, जिसका खुमियाजा अवाम भुगतते हैं। लेकिन अवाम के लिए एक अच्छी खबर है कि बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक एक उम्मीद की किरण नजर आई है। पाकिस्तान के पहले निजी बिजली घर ने हुकूमत को मुआहदे पर रज़ाकाराना नजरसानी की पेशकश कर दी है। चेयरमैन पाक एशिया इन्वेस्टमेंट शहरियार चिश्ती ने कहा है कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की एनर्जी सूरत हाल बदतर होती चली जा रही है। वफाकी हुकूमत को बिजली की कीमत कम करने के लिए कुछ सजेशंस हम देने जा रहे हैं। हम हुकूमत को रेट ऑफ रिटर्न डॉलर से ख़त्म करके पाकिस्तानी रुपये में करने की तजवीज़ दे रहे हैं। इसके साथ कुदरती गैस $10 में मिल रही है। इस हवाले से सजेशन ये है कि मकामी दरियाफ्त होने वाली गैस के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए। गैस को ट्रीट करके लागत कम कर सकते हैं। बिजली की कीमत कम होगी तो यूज़र्स को रिलीफ मिल सकेगा। बिजली की कीमत कम करने के लिए सबको मिलकर सोचना होगा। शहरियार चिश्ती की इस ऑफ़र को पाकिस्तान भर की बिजनेस कम्युनिटी, जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे इकोनॉमी के और एनर्जी एक्सपर्ट्स, उन्होंने खूब सराहा है, अप्रिशिएट किए। अब यहाँ पर सवाल ये कि पाक एशिया इन्वेस्टमेंट ने तो आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कदम बढ़ा दिए। क्या हुकूमत इन सजेशंस पर अमल करके आवाम को रिलीफ फराहम करेगी? ऐसी है, और इस सूरत हाल में क्या मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? कहाँ कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं? डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ हैं, ज़ाहिर शाह शिराजी हैं हमारे साथ, हमाद रुहेला, अली आफ्ताब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं। ये एक तो बड़ी अच्छी सजेशंस हैं, जब हमारे पास पोटेंशियल भी है। अब इस हवाले से एक्सपर्ट्स अपनी राय भी पेश कर रहे हैं और अपने तौर पे जितना उनसे हो सकता है अपनी कैपेसिटी में वो करने के लिए भी रेडी हैं। तो फिर हुकूमत इन मामलात को क्या संजीदगी से देखेगी? अब हमने तो ओवर 4 डेकेड्स के प्रोफेशन में हमने एक लफ्ज़ देखा है कि फ़लाँ काम हो जाएगा, डैम बन जाएगा, प्रोजेक्ट कर लिया जाएगा, पैसा आ जाएगा। मेरा ख्याल है कुछ 2-4% केसेस में हमने देखा है कि ये काम हो गया है, उसके बारे में गवर्नमेंट ने आके बताया। देखिए, ये बहुत बड़ा फ़ैसला है जिस तरह लिबर्टी पावर ने और एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ने जो फ़ैसला किया। आजकल के ज़माने में कोई अपना प्रॉफिट कम करने के लिए आमना तैयार नहीं होता। इनका ये फ़ैसला डेफिनेटली, मैं क्या कहूँ, आज देखने बिजनेस कम्युनिटी, आज मैं देख रहा हूँ वकील करीम डैडी से लेके फेडरेशन, चैम्बर्स, सारे इस फैसले को सराह रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी IPPs की भी इसको फॉलो करेंगे। मेरा ख्याल है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है आमना, हमारे लिए मसला डॉलर, जिस तरीके से ये हमारा डॉलर का इशू है, उसको इनकी तरफ से शहरियार चिश्ती साहब की तरफ से कह देना कि जी हम ये रूपी में काम करने के लिए तैयार है। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात है, प्लस अपना प्रॉफिट कम करना। और तीसरी जो भी आप बात कर रही हैं, देखिए ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये जो मुकामी गैस है ना हमारी, इसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। अभी देखिए थर कोयला हमारा कितना ज़्यादा है, और इसके अलावा बिजली अपना क्या कहते हैं और ज़राए हमारे जो है लोकल गैस के, उनको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन IPPs क्यों कहते हैं स्कैंडल है, क्यों कहते हैं कार्टल्स बने हुए, आने नहीं देते आगे। देखिए हमने कितना बड़ा जुल्म है। मैं तो कहूँगा लफ्ज़ चूना लगाया गया कि पिछले सिर्फ 10 साल का देख लें कि 1800 अरब से ज़्यादा 8.3 ट्रिलियन जो है ना वो रुपया दिया गया कैपेसिटी पेमेंट में पिछले 10 साल में। अगर आप 94 से शुरू हो जाएं, पावर पॉलिसी देखें, और ये तकरीबन 90 और 100 के करीब IPPs हैं, ये किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान में पैसा बनाया। अब देखें दुख क्या है कि बिजली पैदा भी नहीं होती फिर भी देते हैं। अभी हुकूमत पाकिस्तान को इंगेज करने की कोशिश की, पिछली गवर्नमेंट में PTI ने किया था, कुछ MOU साइन हुए थे, लेकिन बात नहीं बनी। अभी भी जब बात कर रहे हैं कि कम की जाए तो उधर से जवाब आता है नहीं जी हम तो इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे आपको, ये तो इंटरनेशनल मायदे, आपको पाबंदी करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है ये एक जिस अंदाज से फ़ैसला किया गया, मेरा ख्याल है इसको न सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहिए बल्कि जितने IPPs हैं उनको उसको फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों है।
तो यार सारी दुनिया में लोग बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, लोगों के लिए भी खर्च करते हैं। और अब ना ये बिजली का मामला तो इतना खौफनाक हो गया कि आप देखने लोग ये पिछले साल 1.5 साल में वो कहते हैं कि बिजली की वजह से ना, बिजली की ज़्यादा होने की वजह से ये लोग जो है ना वो अपना जो मकान का किराया देते थे ना उससे भी ज़्यादा पैसा जो है ना वो बिजली के बिलों में देना पड़ता है, लोग मांग के अपना कर रहे हैं। और दूसरी बात है जो कल भी मैंने बात की थी, ये जिस तरीके से बेस लाइन पिछले साल की चेंज किया, मैं आज उसकी वजह आपको बता देता हूँ। ये जो कहते हैं ना 9.6% हमने इन्फ्लेशन कर लिया है, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अभी देखें कि जो क्राइटेरिया बनाया वो क्या बनाया। अब बिजली की कीमत 135 रुपये से लेके 76 रुपये फी यूनिट है। इन्होंने जो छोटे बेचारे इस्तेमाल करने वाले हैं ना, जो 6.5 रुपये जिनको बिजली दी जाती है, उनका बेस लाइन निकाला वो कितने % है, उसको आगे करके तो उन्होंने सारा उसका फिगर फाइनली 6.9% का इन्फ्लेशन का निकाल दिया। लेकिन सवाल ये है कि बिजली के मामले में लॉन्ग टर्म में जो करना है वो तो कोई भी नहीं करना है, शॉर्ट टर्म में जो करने की ज़रूरत है मरियम नवाज़ ने किया, बड़ी अच्छी बात है। बाकियों को भी प्रेशर में किया, सूबों को वो भी कम करें, अपने डेवलपमेंट बजट से किया। तो मेरा ख्याल है ये इनिशिएटिव मेरा ख्याल है लिबर्टी पार्क का इस वक्त लेना, ये डेफिनेटली मेरा ख्याल है आउट ऑफ द बॉक्स है। और देखिए हमेशा कहा जाता है आमना कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जब भी मामला ख़राब होते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की काम आती है। मेरा ख्याल है ये लिबर्टी पार्क और उनके चेयरमैन ने शहरियार साहब ने आउट ऑफ द बॉक्स एक आइडिया दिया है और गवर्नमेंट को कहा आएँ, और दूसरी तरफ मेरा ख्याल IPs को उन्होंने प्रेशर में भी डाल दिया कि भाई ये क्या करने लगे। आपने देखा छोटे दुकानदार है, एक मोहल्ले में बंदा कम पैसों में बेचता है अपनी कोई चीज़, तो सारे इकट्ठे होकर उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसकी दुकान बंद करा देते हैं। तो ये तो बड़े है ना, इनको माफियाज कहा जाता है। और यही वजह है। और फर्नेस ऑयल की जो बात है ना, इतना महंगे आमना क्यों इस्तेमाल करने नहीं है मुकामी गैस। एक चाइनीज पावर प्लांट है जहाँ पे वो सिर्फ अपना क्या कहते हैं मुकामी गैस के जरिए काम हो रहा है। अदरवाइज वही कहते हैं जी, वो कहते हैं इंपोर्टेड फ्यूल से करें जहाँ आपको फॉरेन एक्सचेंज खर्च करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है असल बात यह है ना, आखिरी बात यह है, हमें अपने प्रोग्रामों में भी अदरवाइज भी हमारी इस तक मसला हमारा इकोनॉमी बिजनेस फाइनेंस है, हम चौक होके रह गए हैं। ये लोगों को बताएं कि जी हमारी इकोनॉमी किधर खड़ी है और इसमें जो एक्टिव प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, जो अपना नफ़ा कम करने के लिए तैयार है, मुल्क और कौम के लिए, रियासत के लिए, मेरा ख्याल है हमें उन्हें प्रमोट करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। हमाद आपकी तरफ आते हैं। ये जो कहा जा रहा है कि भाई आपके पास जो बिजली के ज़खायर मौजूद हैं, मकामी दरियाफ्त होने वाली गैस, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको ट्रीट करके लागत कम की जा सकती है। अब इस मामले को हुकूमत वक्त ख़ुद क्यों नहीं देख रही? हम देख रहे हैं कि जो अपने एक्सपर्ट्स हैं या जो इस काम से मुंसलिक है वो सामने लेकर आ रहे हैं मामला, रिसोर्सेज भी हैं, फिर अगेन पोटेंशियल भी है। तो हुकूमत वक्त यहाँ पे क्या इल प्लानिंग है या इनकी इंटेंट नहीं है इस मामले को देखने के लिए? एक जानिब हम बात भी करते हैं कि हमने रिलीफ देना है, लेकिन उस तरह के इकदाम नहीं लिए जाते उस डायरेक्शन में। बिल्कुल, हुकूमत की जो प्रेफरेंसेस हैं वो अवामी मसाइल तो रहे ही नहीं। कोई भी हुकूमत हो, किसी सूबे की हो, वफाक की हुकूमत हो, अवामी मसाइल पे तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे। हमारे तो मसाइल, उनके तो मसाइल ही कुछ और है। अवाम के साथ उनका शायद राब्ता उस तरीके से बहाल नहीं है और वो इन छोटे छोटे मसाइल पे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। एक बात तो ये हुई। दूसरी, अगर मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि 2 कैटेगरीज हैं जिसमें किसी भी बिजनेस को डिवाइड किया जा सकता है। वो बिजनेस किसी भी सेक्टर में काम कर रहा हो, लेकिन इन 2 कैटेगरीज में से एक में वो पूरा आ जाता है। पहला होता है फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन कंपनी, और एक है लोकल इन्वेस्टर, जिसे लोकल कंपनी कहा जा सकता है। मैं हमेशा से ये मुकदमा रखता आया हूं आपके सामने कि हमें अपने लोकल इन्वेस्टर्स को प्रमोट करने की जरूरत है, लोकल इन्वेस्टर को सपोर्ट करने की जरूरत है। हम बाहर से आने वालों के लिए तो फैसिलिटेटर का रोल अपनाना चाहते हैं, फैसिलिटेटर बनना चाहते हैं, लेकिन अपनों के लिए हमने हर कोने के ऊपर एक रेगुलेटर बिठाया हुआ है जो उनके काम में रखने डालता है। इससे ये तासुर मिलता है कि हम बाहर से आने वालों के तो हाथ मजबूत कर रहे हैं मगर अपने लोगों के हाथ काट रहे हैं। हमें लोकल इन्वेस्टर को इसलिए सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो ही हमारी इकोनॉमी को आगे लेकर जाएगा। जो लिबर्टी पावर लिमिटेड की तरफ से ऑफर आई है उससे मेरी इस बात की तायीद हो गई है। उनकी तरफ से एक बहुत बेहतरीन ऑफर आई है। उन्होंने पहली बार ऐसा देखने में आया कमर्शियल वर्ल्ड में कि कोई अपने प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स को रिविजिट करने की ऑफर खुद इनिशिएट कर दे और खुद कह दे कि मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर रहा हूं, जबकि उसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कोई लीगल ऑब्लिगेशन ना हो ये करने के लिए। और दूसरी बात ये कि फॉरेन करेंसी कंपोनेंट कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए भी वो अपनी पेमेंट तमाम लोकल करेंसी में अगर लेना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये बड़ी खुशाइन बात है, हमें इसको सराहना चाहिए। ऐसी कोई ऑफर हमें फिलहाल बैनुल अक़वामी किसी इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से नहीं नजर आई। इनके अलावा भी जो गुल अहमद वाले हैं उन्होंने भी अपने वो कह रहे हैं कि हम टैरिफ कम करने के लिए तैयार हैं, वो भी अपने विलिंगनेस शो करवा रहे हैं। की तरफ से नजर आ रही है। मेरा मुकदमा वही है कि लोकल इन्वेस्टर जो है उनका रिश्ता आपकी मईशत से ज्यादा गहरा है, उनका रिश्ता आपके कंज्यूमर से ज्यादा गहरा है।
अगर मईशत खराब होती है, आपके कंज्यूमर की कुव्वत खरीद गिरती है, तो इसका डायरेक्ट असर लोकल इन्वेस्टर के ऊपर ज्यादा आता है, इसलिए वो ज्यादा कंसर्न होता है इस मामले में। इस वक्त भी जो बात की गई है, जो कंपनी के बारे से की तरफ से रीजन बताई गई है, वो यही बताई गई है कि अगर कोई कंज्यूमर ही आपका माल खरीदने को तैयार नहीं या उसके पास कुव्वत खरीद नहीं, तो हम किसको बेचेंगे बिजली। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपनी जो कीमत है उसको कम करें। अगर आप यही बात मेरी लोकल इन्वेस्टर वाली PIA की तरफ ले आए, हम वहां पर भी फॉरेन इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, लेकिन इस वक्त क्या सिचुएशन है कि हमारे पास लोकल इन्वेस्टर्स का एक कंसोर्शियम है जो कि विलिंग है ये खरीदने में। तो यानी यही साबित हुआ कि जब भी वफाक को जरूरत पड़ती है, जब भी हमारे मुल्क को जरूरत पड़ती है, तो लोकल इन्वेस्टर ही कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो रहा है। तो हमारी वफाक को चाहिए, हमारे हुकूमतों को चाहिए कि इनके साथ शाना बशाना खड़े हों, इनको जो चीपर रॉ मटेरियल है उसकी एक्सेस दें, ताकि इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो नीचे आए। जब तक प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे नहीं आएगी, आप किसी बिजनेसमैन से ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो अपनी प्राइस कट कर दे। जब तो उसकी कॉस्ट नीचे आएगी तो वो बेनिफिट वो आगे जरूर ट्रेवल कर सकता है। उसके लिए जो कहा जा रहा है, जो डिमांड की जा रही है, उसको जरूर कंसिडर करना चाहिए। जब तक हमारे कारोबार ताकतवर नहीं होंगे, हमारी मईशत ताकतवर नहीं हो सकती। ठीक है, अली आपकी तरफ आती है, जो एक इसमें सजेशन है, इसको किस तरह से देखते हैं? इसमें एक आगे रेट ऑफ रिटर्न जो है वो डॉलर से ख़त्म करके पाकिस्तानी रुपये में उससे किया जाए, ये एक तजवीज़ है हुकूमत को जो दी गई है। इससे किस हद तक आप कहते हैं कि एक रिलीफ मिलेगा या ओवरकम कर पाएंगे जो हम देख रहे हैं टैरिफ वाले मामलात को? देखिए, शहरयार चिश्ती साहब जो हैं वो बड़ा दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं है कि उन्होंने इस किस्म की चीज़ की है। इससे पहले कराची इलेक्ट्रिक में रियासत का जो उनके साथ सलूक है वो ठीक नहीं रहा, लेकिन वो अभी तक उस पर बहुत बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं। सो ये पहली दफ़ा नहीं है कि उनकी तरफ से हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के लिए इस तरह का हम रोल उनको अदा करते हुए देख रहे हैं। हैविंग सेड दिस, अब बुनियादी बात ये है कि आप क्या बाकी लोगों से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो यही करेंगे? आप बाकी कंपनीज से भी एक्सपेक्ट करते हैं, आप जो बैरून मुल्क हैं उनसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं? ये मुमकिन नहीं है। मतलब जब ये मरीम नवाज साहिबा ने अनाउंस किया था आपके शो पे, मैंने तब बैठ के कहा था ये मुमकिन ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते। और वही हुआ कि आपके जो IMF था उसने आके कहा जी कि आप क्या कर रहे हैं, इस तरह नहीं चल सकता, और उन्होंने इसको बंद करवा दिया। देखें, जो सबसे बड़ा मसला है ना, हम यहाँ पर आप उसको मतलब हमारी लैक ऑफ न्यूट्रिशन कह लें, आप कज़न मैरिज कह लें, हुकूमत ने जो हमेशा से अपने अवाम को जो है अंधेरे में रखा, ना उनसे कभी शेयर किया कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या हमारे आगे का लाहे अमल है। सो करते करते अब हम इस जगह पर पहुँच गए हैं कि जो अवाम हैं, हम मैं जिसका हिस्सा हूँ, हम फिज़िकली टफ जॉब करने को तैयार हैं, लेकिन हम मेंटली चैलेंजिंग कोई भी चीज़ करने को तैयार नहीं है। हमें अब हर एक का सलूशन, हम पूछते हैं प्रॉब्लम क्या है, हमें एक लाइन में बताने वाला चाहिए। हम कहते हैं सलूशन क्या है, हमें एक लाइन में बताने वाला चाहिए। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। आपको सिंगल बायर मॉडल क्या होता है, डुअल बायर मॉडल क्या होता है, मतलब यही चीज़ के जी हम कैपेसिटी पेमेंट बहुत ज़्यादा देते हैं। भाई कैसे देते हैं ज़्यादा? 18% पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। इंडिया जो है, जो हमसे इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, 15-16% पे उसका है, तो हम किस तरह से बहुत ज़्यादा दे रहे हैं? ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। आपने अब किसी सोडा बनाने वाली कंपनी का साउथ पंजाब का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क समझना हो ना, तो उसके लिए 6 महीने चाहिए। यहाँ पे लोग कह रहे हैं बस जी फलाना ईमानदार नहीं, ईमानदार ले आओ तो एंज हो जाएगा, वो फलाना करप्ट है, फलाना। ये इस तरह से मुल्क नहीं चलता। ये आपके अवाम जब तक नहीं मेहनत करना शुरू करेंगे, जाहिर है यहाँ पे एक पार्लिमानी डेमोक्रेसी है, जिस तरह के अवाम होते हैं उस तरह के नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, उस तरह की आगे लेजिस्लेशन होती है। जब तक हम दिमाग इस्तेमाल करना शुरू नहीं करेंगे, ये इस तरह के टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर तो पता नहीं डिबेट इस तरह होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है शाह साहब, ये एक तो सजेशंस को अडॉप्ट करने में आप समझते हैं कि हुकूमत करेगी, इस मामले को देखेगी। दूसरा, ये इस पर टैक्सेस वाला भी उन्होंने कहा है, और ये टैक्सेस वाले मामले तो हम बात करते रहे हैं कि बिजली की कीमतों में जो एक मसला ये भी है, आप वहाँ पे भी रिलीफ दे सकते हैं। जो बेवहा टैक्सेस आपने लगाए हुए हैं, अगर आप वही कम कर दें या ख़त्म कर दें तो मामला काफ़ी हद तक रिलीफ वाले हो सकते हैं। हल किस तरह से देखेंगे? मेरे ख्याल में आमना जो एशिया पाक के चेयरमैन है शहरयार चिश्ती साहब ने, वो कहते हैं कि उन्होंने
पॉन्ड के अंदर एक पत्थर फेंक दिए, अब लहरें बननी शुरू हो गई हैं और मेरे ख्याल में कहते हैं ना कि जो इनिशिएशन होती है वो शुरू हो गई है। और बड़ा इसके अंदर एक पॉजिटिव मैसेज जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये इम्पोर्टेंटली इकॉनमी वाली साइड पे मैं बाद में आता हूँ, वो ये है कि IPPs का जो मुआहदा है वो रिविजिट हो सकता है, उसका रेट टैरिफ रिवाइज हो सकता है, उसका जो रिटर्न है पेमेंट वो डॉलर की बजाय रुपये में हो सकती है। और ये शहरियार चिश्ती साहब जो लिबर्टी पावर प्लांट के चेयरमैन भी है, उनकी जानिब से एक सजेशन की सूरत में आ गया है। मेरे ख्याल में अब इससे जो लोकल IPPs है कम से कम जो 68% बताए जाते हैं वो भाग नहीं सकते, तो एक बहुत बड़ा उन्होंने एक स्टेप उठाया। पहली बात तो ये। दूसरा जो मैसेज कन्वे किया गया है कि जनाब बिजली सस्ती करनी चाहिए तो तब लोग खरीदेंगे, और उन्होंने फार्मूला भी बता दिया कि जी आप जो बहानेबाजी कर रहे हैं कि बिजली सस्ती नहीं हो सकती, किस तरीके से सस्ती हो सकती है। और एक जो उन्होंने जो थर्ड कोल पावर माइन की जो लोकल कोल के इस्तेमाल की बात की, उससे नेक्स्ट ईयर तक 660 मेगावाट बिजली हासिल होगी जो कि के इलेक्ट्रिक के सिस्टम के अंदर आएगी, और सालाना 500 बिलियन यूनिट्स जो है वो सस्ती बिजली क्रिएट होगी, जिससे 25% आपकी सिर्फ कराची की बिजली की ज़रूरियात पूरी होगी। तो मेरे ख्याल में देखिए टेक्निकली एक चीज़ समझा दी गई कैसा हो सकता है। दूसरा जो उन्होंने सजेशन दी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, वो ये है कि तमाम IPPs जो है आपस में बैठ के मीटिंग करें। तो मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट को जो हैंडीकैप आ रहा था कि जनाब ये तो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमने बॉन्डेड इनके साथ बॉन्ड्स किए हुए हैं, फिर मसला पैदा होगा, तो ये एक मसला तो हल करा दिया उन्होंने कि जनाब ये चीज़ हो सकती है और हम करने जा रहे हैं। दूसरा देखिए जो दिल में दर्द होता है ना, ये 2021 में जैसे अली कह रहा था कि उन्होंने अपने पावर टैरिफ को कट डाउन किया, अब जो मैसेज वो कन्वे करें कि जनाब वो तैयार है बिजली का जो खालिस मुनाफा उनको मिलेगा IPPs के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, वो रिटर्न उनको आप डॉलर की बजाय रुपये में दे दे, तो ये एक दूसरा बड़ा अहम इशू होगा। और टैक्सेस की जहाँ तक आप बात करें, मेरे ख्याल में देखिए सस्ती बिजली होगी तो ज़्यादा बिकेगी और आवाम को रिलीफ होगी। जो इंपॉर्टेंट इशू है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो ये है कि वो आवाम को रिलीफ देने की बात करें और पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की बात है। तो ये फ़र्क है फॉरेन इन्वेस्टर में और ये फ़र्क है आपके लोकल इन्वेस्टर में, जो कि समझता है कि वो सर्विस डिलीवरी की शक्ल में आवाम को रिबेट कैसे देगा, वो आवाम को रिलीफ कैसे देगा। तो ये मेरे ख्याल में सब्सिडाइज जो रेट की बात करें ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं जनाब के आप लोकल गैस, देखिए आपके पास गैस के ज़खायर वहाँ मौजूद नहीं, आपके पास कबायली इलाकों के अंदर है स्पिन वार्म 1 स्पिन वार्म 2, और ये बाकायदा आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने बाकायदा यानी डिटेल डिस्क्लोज किए कि हमारे पास 1000 साल से ज़ायद रिजर्व जो हैं वो मौजूद हैं गैस के, सिर्फ शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर, जो कि हमारी 1000 साल की ज़रूरियात पैदा की जा सकती है। इंपॉर्टेंटली देखिए चीप बिजली की तरफ आप अल्टरनेट सोर्स की बात, जैसे कि लोकल कोयले के इस्तेमाल के बारे में उन्होंने कहा, आप और आपके पास कौन से ज़राए, आपके पास सोलर है, आपके पास नेट हाइडल पावर जनरेशन है। और यहाँ आप देख लें, मिसाल एक और आपको देता हूँ, आप शुमाली इलाका जात के अंदर आएँ, यहाँ आपको फिक्स 300 रुपये पर मंथ पे अपनी जितनी बिजली इस्तेमाल करते कर सकते हैं। और ये पावर प्लांट्स या ये आम छोटे छोटे डैम्स लोकल लोगों ने बनाए। अगर जैसे शहरियार चिश्ती साहब कह रहे थे कि लिबर्टी पावर प्लांट जैसे ऐसी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज अगर आती हैं और यहाँ वो पावर प्लांट सेटअप करती हैं मलाकंड के अंदर, चतराल के अंदर, दीर के अंदर, लोअर दीर के अंदर, तो आप लोकल पावर जनरेशन का एक मैकेनिज्म कर सकते हो। तकरीबन आपके वो गरीब इलाके जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री बिजली मिलेगी। हाँ, इसी बिजली का सरप्लस आप लेके जा सकते हैं नेशनल ग्रिड के अंदर, और मेरे ख्याल में आपको इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। अब हुकूमत पाकिस्तान का काम है, देखिए यहां तक तो इन्वेस्टर ने ऑफर कर दी, अब स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट को अपनी पॉलिसी बदलनी होगी, उसने कहते हैं ना कि इसको डिवेल्युएट करना होगा प्रोविंसेस के अंदर। आप प्रोविंसेस को बड़े प्रोजेक्ट लगाने की इजाजत दें, अब तक जो है फेडरल गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही। अब मुझे बताएं कि तुरबेला डैम के बाद वो भी मिलिट्री दौर में बना, मंगला डैम मिलिट्री दौर में बना, आपकी जो सिविलियन हुकूमत है आज तक उन्होंने कौन सा ऐसा बड़ा हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है शुरू किया है जिसके अंदर पाकिस्तान के निजाम के अंदर बिजली की कमी को पूरा किया जा सके। और देखिए एक और आखिरी चीज, एक फिजिबिलिटी पड़ी है, अगर शहरियार साहब सुन रहे हैं या बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इरसा PC1 एक पड़ा हुआ है वापडा के ऑफिस के अंदर। इरसा के जो फॉर्मर चेयरमैन थे फतेहुल्लाह गंडापुर, उन्होंने उस जमाने में 80s के अंदर एक कटदरा एक एरिया है जहां पे उन्होंने एक रन ऑफ वाटर डैम बनाने की बात की, तो उस वक्त उस डैम की कॉस्ट तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 10 बिलियन रुपए थी, आज वो 100 बिलियन होगी। लेकिन वो रन ऑफ वाटर डैम पाकिस्तान को 24 से 35 हजार मेगावाट बिजली दे सकता है नेशनल ग्रिड के अंदर। तो ये चीजें पड़ी हुई है। एक और चीज मैं बताऊं आपको, ब्रेकिंग खबर दूं, इस वक्त कालाम के अंदर 2 ऐसे हाइडल पावर जनरेटिंग यूनिट्स, जी एक सेकंड,
एक हाइडल पावर जनरेटिंग जो हाइडल पावर के 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो पिछले 6 साल से कंप्लीट पड़े हुए हैं, लेकिन वो बिजली का रेट तय न होने की वजह से नेशनल ग्रिड के अंदर बिजली नहीं दे सकती। तो नेपरा क्या कर रहा है, वापडा क्या कर रहा है, हमारी जो पावर मिनिस्ट्री क्या कर रही है। तो ये तो मेरे ख्याल में बिल्कुल विजिबल है कि हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों की नीयत ठीक नहीं है, वरना आप मालाकंड के अंदर ये 2 पावर जनरेशन प्लांट करोड़ रुपए से आपने बनाए, आप उसको रेट दे के इस बिजली को पावर ग्रिड के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में चलें सर, आपको इस हवाले से टेक आगे एक ब्रेक लेते हैं, पहले ब्रेक के बाद फिर वापस हम इश्यूज पर बात करेंगे। वेलकम बैक। अब कुछ बात हो जाए खैबर पख्तूनख्वा की, जहां सियासी इस्तेहकाम भी दिखाई नहीं दे रहा, ना ही अमन व अमान की तसल्ली बख्श सूरत हाल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ये कहा है कि मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान के पास मुझे वफ्द भेजने दो, क्योंकि खून हमारा यहाँ लोगों का बैर है, लेकिन इनको परवाह नहीं है। मैं अफ़गानिस्तान से बात करके बातचीत से मसला हल करूँगा। यही नहीं, गंडापुर साहब ने अफ़गान कौंसल जनरल से कल मुलाकात भी की और अफ़गान कौंसल जनरल को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवा दी है। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया है जो वहाँ सारी सूरत हाल है, और वो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ की इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो इसको केटर करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। अमन के लिए अब हमें जो भी करना पड़ा करेंगे। गवर्नर राज की वहाँ पर अब बातें हो रही हैं। इस हवाले से बिलावल भुट्टो साहब का भी बिल्कुल अभी हम देख रहे हैं बयान, जो कि आज हम देख रहे हैं मीडिया की जीनत बना हुआ है। वो भी ये कह रहे हैं कि मामला अगर नहीं ठीक होंगे तो फिर हम गवर्नर राज की तरह जानिब जा सकते हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं JUI इसको कंडेम कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि ऐसे हालात नहीं है KP में कि गवर्नर राज लगाया जाए, और ना ही गवर्नर में ये सलाहियत है कि वो सूबे को कंट्रोल कर सकें। ये सारे मामला किस जानिब जा रहे हैं? एहतशाम साहब की जानिब जाते हैं। एहतशाम साहब, एक तो ये वाली वज़ीर आला गंडापुर साहब का ये बयान, उस पर यह भी कहा जा रहा है उनकी जानिब से कि भाई मायूस हो गए हैं फेडरेशन से। इसकी वजाहत हम देख रहे हैं कि हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने भी दी है। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आला इससे मायूस हो गए हैं मामलात से, फेडरेशन से। वो कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इस मसले को देखा जाए। जब वो नहीं देखेंगे तो यहाँ के हालात तो हम उनसे वाकिफ़ हैं, हम कनेक्टेड हैं लोगों से, हमें कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वज़ीर आला साहब ने अगर ये बयान दिया तो ये कुछ इसमें गलत नहीं किया उन्होंने। और इस हवाले से लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब वो कह रहे हैं जी जज्बाती बयान था, लेकिन देखना चाहिए इन मामलात को। हमने देखे इनके अमीन गंडापुर साहब जो हैं, इनके बयान में बहुत बड़ी कंट्रडिक्शन है। जब ये कहते हैं कि जी मेरे लोग मारे जा रहे हैं और हमें तकलीफ़ हो रही है, तो मैं अफ़गान लोगों से बात करूँगा, आज कौंसल जनरल से उनकी मुलाकात भी होगी। अगर आप चले जाएँ 2006 जब लाल मस्जिद का वाक़या हुआ था, उसके बाद तो मैं कहूँगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे 20, 30, 40, 50 बमों के धमाके होते थे, सुसाइड बॉम्बिंग होती थी, उसमें आम आदमी मरता था। अब कई बरसों से कौन मर रहा है? अफवाज पाकिस्तान के लोग मर रहे हैं, पुलिस के लोग मर रहे हैं, रेंजर्स के लोग मर रहे हैं, सर्विस के लोग मर रहे हैं। आम आदमी ठीक है, उसकी भी हम देखते हैं शांति हुई, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो इन अदारों के लोग मारे जा रहे हैं। लिहाजा उनको ये कहना है कि जी मेरे लोग मर रहे हैं, मेरा ख्याल इस बात में वजन नहीं। दूसरी बात यह है कि हमने थोड़ा डीकोड करने वाली बात है कि ये आप देख लें, इतवार का जलसा, संजानी के जलसे के बाद क्या इतना बड़ा अप्रोर शुरू हो गया है, मामलात इतनी ख़राबी की तरफ क्यों चले गए? देखिए ना, अब एक वक्त था, हम लोग कहते थे, सारे लोग कहते थे, सबको पता था कि जी अली अमीन गंडापुर साहब PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, अच्छी बात है। उस कन्फ्रंटेशन के लेवल पे नहीं गए कि जहाँ पे उनकी पार्टी को नुकसान पहुँचे, उन्हें नुकसान पहुँचे। लेकिन जलसे के बाद से सूरत हाल आप देख लें कि इस वक्त सारी पार्टी को उन्होंने दबाव में रखा हुआ है। आज ही की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, जो आपने देखा, रऊफ हसन साहब बैठे थे, सलमान अकरम बैठे हुए थे और अपना शिबली फराज बैठे हुए थे। अखबारात ने, सहाफ़ियों ने बाइकआउट किया उनका। उसके बाद बार बार एक ही बात कहे चले जा रहे हैं, जी ये बात नहीं होनी चाहिए थी, नामुनासिब बात कही है, हम माफ़ी मांगते हैं। देखिए, बानी PTI ने इस पर पहले एक बड़ा स्टैंड लिया था। उन्होंने अपने लोग जिन्होंने माफ़ी मांगी थी उनको एम्बैरस किया, उन्होंने कहा जो अली अमीन ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। अब उनको एहसास हुआ कि डैमेज डन हो गया, तो उन्होंने कल परसों ये बात की कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही बोल गया अली अमीन, उसको नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा वापस लिया। अभी क्या वजह है कि आमना इतना बड़ा वाक़या हो गया, आपको नुकसान हो रहा है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपकी रैक्स में, तो आप अली अमीन को कहें उन्हें कि भी आपने बहुत ज़्यादा बातें की हैं। बाय द वे, अगर आप उनका, आज मैं एक चैनल पे देख रहा था,
वो उन्होंने उसको रोका एक जगह पे जहाँ उन्होंने सहाफ़ियों की बजाय लिफाफी और गलत बातें की, एक गाली भी है उनकी जिसको काट दिया गया। तो मतलब है इतनी ज़्यादा प्रोवोकेशन क्या थी। अब फिर आप ये कहते हैं कि जी हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं आपका, क्या वाकई यहाँ पे जब आए 6 घंटे के लिए हुआ? मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त सूरत हाल जिस तरह जा रही है पीटीआई को बहुत ज़्यादा इसको नुकसान हो रहा है। और फिर ये जो आप बात कर रहे हैं गवर्नर राज, मैं आपको खबर के तौर पे एक बात बता सकता हूँ, सिर्फ एक जुमला, उसको मैं आगे नहीं लेके जाऊँगा कि सीरियस ऑप्शन पे गौर ज़रूर हो रहा है। अच्छा। अब ये जो जिस तरह आज कौंसल जनरल से उनकी मुलाकात हुई है तो बड़ा वाज़ेह आप फेडरेशन को ललकार रहे हैं, सही कह रहे हैं बाकी लोग भी। देखिए हम ना सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, आप अपना बदला लेने के लिए आप रियासत से भी बदला लेंगे, मुल्क से भी बदला लेंगे, तो कोई वो कहते हैं ना मैथड टू द मैडनेस, वो करने की ज़रूरत है जिसका आपको भी नुकसान हो रहा है, मुल्क को भी नुकसान हो रहा है। और बाई दी वे फिर देखना बार बार बात आती मेरे बंदे, आपकी पार्टी, फिर बात आएगी आपके दौर में 45 से 50 लोग दोबारा से वानी पीटीआई हुकूमत लेके आ गई थी, कितने लोग उनमें जो है ना आपने देखा पकड़े गए जिन्होंने दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हुए हैं। जाहिर शाह मुझसे ज़्यादा जानते हैं इस हवाले से। तो सवाल ये है कि जी आप अपना नुकसान, मुल्क का नुकसान, सियासत अपनी जगह करें। अभी थोड़ा सा माहौल वहाँ पे पार्लियामेंट में बेहतर हुआ है, लेकिन अब क्योंकि अली अमीन पीछे हटने के लिए तैयार है, नतीजतन सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि ये अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें और ये अपनी हिकमत अपनी को बदलें, जितना अपना नुकसान कर लिया इससे बचने की कोशिश करें, ताकि मुल्क में सियासी माहौल जो अब 2-3 दिन पहले बेहतर हुआ है वो फिर खराबी की तरफ जा रहा है। आज जो उनकी अफगान कौंसिल जनरल से मुलाकात, चले रिजर्वेशंस अगर हैं शाह साहब तो उनको सुन लिया जाता है फेडरेशन की जानिब से, बजाय कि आप गवर्नर राज की बातें करके मजीद कन्फ्रंटेशन को बढ़ावा देंगे आप? आमना देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक तो इस सोशल मीडिया ने पब्लिसिटी के चक्कर में ख़ास तौर पर कभी कभी तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है ना, वो उनके ये खुद अजाब बनता है, और इस केस में भी बना, क्योंकि ये जो बार कौंसिल के लोगों से खिताब था ये एक इंटरनल खिताब था जिसमें मीडिया मौजूद नहीं था, और मेरे ख्याल में उनके अपने लोगों ने ये चीज़ जो है सोशल मीडिया पे डालनी शुरू की जो तालिबान की बात थी। लेकिन वो ज़रा सा आप देखें, मैं आपको अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो पड़ी हुई है, और आप 25 सेकंड से 29 सेकंड तक, सॉरी 25 मिनट से 29 मिनट तक के ये पोर्शन आप सुने तो कुछ चीज़ें तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट मेरे ख्याल में हमारे मीडिया हाउसेज भी अपनी मर्जी से उसको ट्विस्ट करके करते हैं। उन्होंने जो अल्फाज शुरू की थी वो ये थे कि मेरे सूबे के अंदर लोग मर रहे, और मैं ये समझता हूँ कि आप अगर खुद बात नहीं कर सकते, फेडरेशन नहीं कर सकते, तो आप मुझे इजाज़त दें कि मैं खुद तालिबान से बात करूँ। एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट ये बात जैसे भी है, बाद में जोश खिताबत से मैं उन्होंने सब कुछ कह दिया। मैं समझता हूँ कि इमेच्योर स्टेटमेंट थी जहाँ तक तालिबान और जो दूसरे मुल्क के लोगों से बात करने की थी, लेकिन ना वो कर सकते हैं, ना उनका मैंडेट है। उनको पता है कि जाहिर बात है कि फेडरल गवर्नमेंट या फॉरेन ऑफिस का इख्तियार है, लेकिन वो मुलाकातें तो कर रहे हैं। जो ख्वाजा आसिफ ने भी असेंबली के अंदर जो बातें की कि जनाब वो कोसार Which could be a sign. देखिए मुलाकातें तो आप कल आपने DGI-SPR की ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा कि फौज हमेशा हुकूमत के साथ होती है, वो फेडरल हुकूमत के साथ भी है, वो प्रोविंशियल के साथ भी। हम ये क्यों तासुर देते हैं कि शायद यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है या फौज जो है वो सूबाई हुकूमत के साथ नहीं है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूबा है, आपको उसको खुदारा एक ऑब्जेक्टिव चीज़ पे होता है। मैं एक ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ, मुझे कोई सियासत से कभी दिलचस्पी नहीं रही, ना मैं कोई एक पार्टी की लाइन टोक करूँगा, लेकिन सूबा इतना इंपॉर्टेंट है कि बॉर्डर की वजह से अफगानिस्तान के साथ यहाँ वोलेटाइल सिचुएशन है। आप कह दीजिए गवर्नर राज लगा दे, गवर्नर साहब अपने डेरा इस्माइल खान के अंदर तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सके, क्या गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं है, क्या फेडरेशन की नहीं है? अब बाद मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट ने क्या उनकी बातें आगे सुनी है? ये सुनना चाहिए था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बल्कि जहां जहां हमारे अप्रोच होती है हमने भी कहा कि आप इन लोगों की बात सुनिए, कहते क्या है। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो उन्होंने कौंसल जनरल से मुलाकात की, मेरे ख्याल में कौंसल जनरल अगर यहाँ मौजूद है उससे खैर सगाली के तौर पे बातचीत हो सकती है, उसके साथ बॉर्डर ट्रेड पे बात हो सकती है, और उसमें उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। दूसरा ये एक ट्राइबल सोसाइटी है, इस साइड पे पख्तून है, उस साइड पे पख्तून है, तो मेरे ख्याल में ये एक बात है जो ऑफ द रिकॉर्ड या पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने की। दूसरी बात देखिए, एक मिनट सर जी, मैं उसको नहीं कह सकता टाइमिंग गलत थी ठीक थी, वो तो हर बंदे की अपनी सोच है, वो है चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का है, वो किसी से भी मिल सकता है। बाकी उसने जो इमेच्योर हरकत की है उस पर बिल्कुल मेरे ख्याल में वो कंडेम भी हो रहा है, मीडिया के खिलाफ जो बात की उस पर भी हो रहा है। लेकिन एक चीज मुझे समझ आ रही है वो ये है कि फेडरेशन पाकिस्तान के अंदर देखिए नहीं एक मिनट आमना, मैं ये कह रहा हूँ कि फेडरेशन की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे। आप कैसे पुलिस के ऊपर डाल सकते हैं? आप ट्राइबल एरिया जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला कौन देखेगा? क्या अमीनुल्लाह गंडापुर देखेगा या IG देखेगा?
अब ये तो फेडरेशन की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि बॉर्डर के ऊपर चीजें हो रही हैं, वो कैसे इसको टैकल करेंगे। पाकिस्तान की रियासत का वजूद इंटैक्ट रखना वो फेडरेशन की जिम्मेदारी है, बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जरूर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जरूर है। लेकिन आपने देखा ख्वाजा आसिफ का बयान, आपने देखा कि जी कोसार कम्प्लेक्स में ये संजानी स्पीच के बाद जाके माफी मांगते रहे और आप इन पर ट्रस्ट न करिए, असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने कहा है। तो आप इतनी इमेच्योर स्टेटमेंट अगर वज़ीर आला दे रहे हैं तो उससे बड़ी इमेच्योर स्टेटमेंट आपका डिफेंस मिनिस्टर दे रहा है। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब और PMLN को ये सोचना चाहिए कि वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। बेशक KP के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, लेकिन आप मुझे बताएं पिछले 8 महीनों में कौन सा ऐसा पॉजिटिव मैसेज दिया यहाँ पे। गवर्नर आपने बिठा दिया सिर्फ स्टेटमेंट देने के लिए। अब आप कहते हैं गवर्नर राज लगाते हैं, बिल्कुल लगा ले अगर उनको नजर आता है कि हालात इतने खराब है, लेकिन अगर गवर्नर राज लगेगा, आखिरी बात वो लाइन ऑर्डर की वजह से लग सकता है। बाकी मुझे मेरे ख्याल में पॉलिटिकली कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। अगर कोई अपना गुस्सा निकालता है, कोई स्टेटमेंट देता है, तो वो उसका हक है जमहूरियत के अंदर, वो कर सकता है। हाँ, अगर वो किस कानून की वायलेशन करता है, आप उसको ट्राई करें, आप उसको अंदर करें, आप उसको सजा दें, इसमें तो कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। मतलब एक दूसरे के साथ मीडिया पे बयानबाजी जो है ना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की फेडरेशन और रियासत को इंतहाई ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, इसको अवॉइड करना चाहिए। हमाद, एक तो गवर्नर आज क्या किस नताइज क्या हो सकते हैं, मजीद हालात ख़राब हो सकते हैं, वहाँ पे क्या मामला हो सकते हैं। दूसरा ये कि जहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब मुलाकात भी कर रहे हैं या ख़ुद कह रहे हैं जोश खिताबत में सही, उन्होंने कहा जी मैं ख़ुद बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में एक जिरगा तश्कील दे और पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत करे। तो ये इस चीज़ को या इस सजेशन को अडॉप्ट कर ले गवर्नमेंट, चूँकि मामला तो एक संजीदा है। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन बनी हुई है, उसको तो फैसल करीम कुंडी साहब भी कह रहे हैं कि वहाँ पर हालात ठीक नहीं है। दो बातें हैं जी, एक तो गवर्नर राज की बात है और दूसरी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर वो बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं इन दोनों को मुख्तसर कोशिश करूंगा बयान कर दूं, कानूनी और आईनी दायरे के अंदर रहकर। पहली बात तो ये कि हमें समझना चाहिए गवर्नर राज लगाना कोई इतना आसान काम नहीं है। अगर लग भी जाता है तो हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि उस सूबे में दूध या शहद की नहरें बहना शुरू कर देंगी। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, अगर KP में शहद की नहरें बहने के चांसेस हैं तो वो अमीन गंडापुर साहब की सरपरस्ती के चांसेस ज्यादा हैं कि वहां पर ये नहरें बहेंगी। बहरहाल अगर हम बात करें इसकी कानूनी लवाजमात क्या है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। 18वीं तरमीम के बाद इसके अंदर चेंजेस लाए गए हैं, लगाना इतना आसान नहीं है। अब एक तरीकेकार तो ये है कि उस प्रोविंशियल असेंबली के अंदर से रेजोल्यूशन पास की जाए और कहा जाए कि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें नहीं लगता कि ऐसा वहां पर होगा। KP असेंबली खुद अपने बारे में ये कहेगी, ये तो नामुमकिन सी बात लगती है। दूसरा तरीकेकार ये है कि प्रेसिडेंट साहब खुद भी लगा सकते हैं अगर उनको ऐसा लगे कि हालात उनके गवर्नमेंट के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के काबू से बाहर हैं। लेकिन उस सूरत में जो वो ऐलान करेंगे, जो प्रोक्लेमेशन करेंगे, वो उन्हें दोनों हाउसेस के सामने रखनी पड़ेगी पार्लियामेंट में, और 10 दिन के अंदर अंदर वहां से उसको पास करवाना पड़ेगा उस प्रोक्लेमेशन को। और मैक्सिमम लिमिट जो इसकी हो सकती है वो 6 माह हो सकती है, लेकिन ये भी एट वन स्ट्रेच नहीं होगी। इसको आफ्टर एवरी 2 मंथ उनको इसकी तौसीक करानी पड़ेगी पार्लियामेंट से हर बार वापस जाकर। तो ये तो कानूनी चीजें हो गई। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या कहा जा रहा है। फॉरेन पॉलिसी हो, डिफेंस हो, किसी भी मुल्क की ये वफाक का ही सब्जेक्ट होता है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। 1973 का आइन देखें, उससे पुराना 62 का आइन देखें, 56 का आइन देखें, या 1973 के आइन को 2010 से पहले और 2010 के बाद भी देखें, तब भी ये सब्जेक्ट वफाक के पास ही रहा है। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने से पहले ये समझना जरूरी है कि फॉरेन पॉलिसी है क्या। इसकी गाइडलाइन भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में मिलती है। आपकी इजाजत से मैं आपके सामीन के लिए पढ़ देता हूं क्विकली। इसके अंदर लिखा हुआ है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रिजर्व एंड स्ट्रेंथन फ्रेटर्नल रिलेशंस विद मुस्लिम कंट्रीज बेस्ड ऑन इस्लामिक यूनिटी, support common interest of people of Asia, Africa, Latin America, promote international peace and security, foster goodwill and friendly relations among all nations, and encourage settlement of international disputes by peaceful means। इसके अंदर 3 बातें सामने आ गई हमारे। सबसे पहले तो मुस्लिम ममालिक के साथ हमें बरादराना ताल्लुकात रखने का कहा गया है फॉरेन पॉलिसी में। दूसरा कहा गया कि बाकी तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने और जितने भी बैन अक़वामी तनाज़े हैं उनको अमन के साथ पुरअमन तरीके से हल कर रहे हैं। PM साहब को एक वक्त के लिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। क्या कोई भी शख्स अगर ये काम करने की कोशिश कर रहा है तो क्या वो वफाक के हक पे डाका डाल रहा है? कोई भी शख्स अपनी जाती या हैसियत में, कारोबारी हैसियत में या सरकारी हैसियत में, अनलेस उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन हो, उस पोजीशन में रहते हुए कि वो ऐसी मुलाकातें नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं कर सकता, तो क्या कोई भी शख्स करेगा तो उसको हमारी हुकूमत ये कहेगी कि आप हमारे हक पे डाका मार रहे हैं? यहाँ पर कोई रीजनेबल हुकूमत होगी तो उसको बुला के तमगा इम्तियाज देगी कि आपने मुल्क और कौम की बड़ी खिदमत की है।
अगर अली अमीन गंडापुर साहब ऐसे मुज़ाकरात करते हुए कोई पॉलिसी के खिलाफ जाते हैं वफाक की, तो फिर तो गलत बात है। कोई भी ऐसा मुल्क जिसका वजूद हम तस्लीम करते हो, कोई भी ऐसा मुल्क जिसके साथ हम हालत जंग में ना हो, कोई भी ऐसा मुल्क जिसके ऊपर वफाक ने अपना आईनी या कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए कोई रिस्ट्रिक्शन ताल्लुकात पे ना लगाई हो, या कोई ऐसे इंटरनेशनल सैंक्शन ना हो जिसको वफाकी हुकूमत हमारी अपने आप को उसका ताबे समझती हो, उसके साथ मिला जा सकता है, बात की जा सकती है, इसमें क्या बुराई है? ठीक है, बिल्कुल आपका टेक आ गया। यानी आप कह रहे हैं कि अगर देखा जाए नो कानून के मुताबिक तो वो उनके पास वो ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ दरमियानी रास्ता निकालने के लिए एक गुडविल जेस्चर के तौर पे भी ये मामला आगे रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया हमने। ये भी बड़ा मसला है कि हमने तस्लीम भी नहीं किया, दुनिया के किसी मुल्क में अफगान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया हुआ, लिहाजा वो बात करना गलत है हर लिहाज से। सही, चलें आपकी इस पे मुख्तलिफ राय। अली भी तो कर रहा है। अली आपका इस पे सारी सूरत हाल पे कॉमेंट। जी जी हमाद कुछ कह रहे हैं। मुख्तसरन बात ये है कि वो सारी दुनिया को मान लेनी पहले भी चलें अली कुछ बोल रहे हैं। पहले भी हमने ये मुज़ाकरात करके देखे हैं, उनके नताइज आपके सामने हैं। फिर एक हमारी जो है वो पॉलिसी है फेडरल लेवल पे, और फिर वो जो हमारी ख़ास तौर पे इस किस्म की जो पॉलिसी होगी तालिबान के साथ, उसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बैरूनी दुनिया जो है, बाहर के ममालिक जो हैं वो इस पे क्या राय रखते हैं, हम किस किस्म की डील कर सकते हैं, किस किस्म की नहीं कर सकते। मतलब हम वही बात है 3 साल के एक प्लान में जाने लगे हैं IMF के साथ। इसके अलावा हमारे इस वक्त चाइना के साथ जो CPEC और BRI इनिशिएटिव्स जो चल रहे हैं, उसमें उनकी क्या आरा है तालिबान को लेकर। सो ये अगेन बड़े ये इस तरह के नारे बहुत पहले लग चुके हैं कि, और बहुत सियासतदान भी और जो पक्की नौकरी वाले हैं वो भी हमने देखा है कि चाय शाय पी चुके हैं और वो इस किस्म की चीज़ें कर चुके हैं कि जी एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। वो ऐसे होता नहीं है। सो ये जो है ना अगेन कॉम्प्लेक्स मामला है, इसको देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है आपके गवर्नर राज लगाने की, तो गवर्नर राज तो आपको याद होगा 2009-10 में शायद इधर पंजाब में भी लगा था। ये कोई अच्छा आइडिया नहीं होता, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि ये तो आप करेंगे तो PTI की एक गवर्नमेंट जो कि बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही KP में, उनको आप एब्जॉल्व कर देंगे उनके सारे जो है शॉर्ट कमिंग्स के साथ। और दूसरा ये कि ये तो एक बानी PTI के लिए बहुत बड़ा एक जो है ना वो हो जाएगा, उनकी वो जो है प्रमोशनल एक्टिविटी हो जाएगी कि जी उनके तो जिस जगह पे वो इलेक्शन जीते वहाँ पे गवर्नर राज लगा हुआ है। तो ये मेरा नहीं ख्याल ये कोई बहुत वाइज हरकत होगी। जी शाह साहब कुछ बोल रहे थे आपसे पहले, अपना कमेंट क्विकली ऐड कर लें, वी हैव टाइम। असल में मैं शाम साहब ने बात की ना कि एक्सेप्टेड नहीं है, जैसे मेरे ख्याल में टेक्निकली और कानूनी तौर पर उन्होंने बताया। मैं फिर भी ये कहता हूँ कि जो मीटिंग हुई यहाँ पे अफगान कौंसल जनरल से, मेरी उनसे बात भी हुई, तो वो सिर्फ और सिर्फ खैर सगाली के तौर पे हुई, बॉर्डर ट्रेड के हवाले से हुई कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एक बहुत लंबा बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ मिलता है और जो बॉर्डर ट्रेड एक्टिविटीज बार बार डिसरप्ट होती है उसके हवाले से चुटकी लेने के लिए उन्होंने मुलाकात की है। क्लियर है मेरे ख्याल में, जैसे कि अगर जी बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं, जब फेडरल गवर्नमेंट का डिफेंस मिनिस्टर असेंबली के फ्लोर पे कहता है कि जनाब कोसार कम्प्लेक्स में 4-8 घंटे बैठ के अली अमीन गंडापुर जो माफ़ी मांगते रहे उस बयान के ऊपर, तो आप फिर मतलब चीफ मिनिस्टर अगर एक लीगल काम कर ले उसमें तो मसला नहीं होना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल में एहतशाम साहब मसला ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को ज़रा मेच्योर जो है मेच्योरिटी शो करनी चाहिए। जिस तरीके से मेरे ख्याल में ये बचगाना हरकतें हो रही हैं, मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट तो आप उस जलसे को डिसरप्ट ना करते तो ना इतना हाइप क्रिएट होता, ना मसला क्रिएट होता। दूसरी बात ये देखिए फेडरल गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती, वो तो ऑलरेडी एट वॉर है। PSDP प्रोजेक्ट सारा रोक दिया है, 90 के करीब प्रोजेक्ट आपने खत्म कर दिए, तो सूबे को मिल क्या रहा है, नेट हाइडल प्रॉफिट वो दे नहीं रही। तो आप क्या करना चाहते हैं यहाँ, मतलब 4 करोड़ अवाम के गले के ऊपर पाँव रखना चाहते हैं जो है ख्वाजा आसिफ साहब और शहबाज शरीफ साहब। आपने देखना होगा ये सूबा इस मुल्क का है एहतशाम साहब, ये कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं है, 4 करोड़ लोग हैं। 4 करोड़ लोगों को आप डिनाई कर रहे हैं, उनका बजट नहीं दे रहे, उनके पैसे नहीं दे रहे, उनका नेट हाइडल प्रॉफिट नहीं दे रहे। आपने बिजली की लोड शेडिंग 18-18 घंटे कर दी, बुरे हालात में चली गई है वो, लेकिन वो सियासत करने पे लगे हुए हैं। चलें आपका ठीक है, सवाल से आ चुके हैं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। आप तमाम को करूंगी, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।